नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 13 है। मैथ्स रीजनिंग का सॉल्यूशन है, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग वाले पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। किस तरह के एग्जाम्पल जो हैं 13 वाले सेट में पूछे गए थे, उन पे आज हम विचार करने वाले हैं। ठीक है। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये आया था, ये आपके डायरेक्शन टेस्ट से था। एक महिला उत्तर में 12 किलोमीटर दौड़ती है। यहाँ से चला देते हैं महिला को। ठीक है। 12 किलोमीटर दौड़ती है महिला, यहाँ से दौड़ा देते हैं महिला को 12 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण में 6 आती है, फिर उसके बाद पूरब में 8 जाती है। ठीक है। और आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन देखता हूँ तो ये डायरेक्शन होती है बेटा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। उत्तर पूरब जो है सी में नहीं है, और उत्तर पूरब जो है ए में नहीं है। ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हैं। और साथ के साथ कितने डिग्री पर है ये आपसे पूछा गया है। ये कितने डिग्री पर है ये आपसे पूछा गया है। ये ठीक है। तो ये कितने डिग्री पर है, ये अगर एग्जैक्ट होती 6 ये होता, 6 ये होता तो एग्जैक्ट 45 होता। और अगर ये यहाँ से बात कर रहे हैं, ये अगर 6 है और ये आपके 8 है, तो ये थोड़ा सा एंगल जो है 45 से कम होगा। तो उत्तर पूरब 45 डिग्री से कम के एंगल पे आएगा। अगर ये दूरी यहाँ पर 5 ही होती या 4 होती और ये 6 होती, तो फिर ये 45 से जो है अधिक के कोण पे होता। ठीक है। तो वापस सुन लो फिर से। यहाँ से एंगल आपको देखना है। अगर ये दूरियां एक जैसी होती 6 तो एग्जैक्ट 45 होता। ये दूरी ज़्यादा है, ये कम है, तो ये एंगल 45 से थोड़ा सा, ये लाइन जो है ना, यहाँ से मेरा हाथ देखो आप एक बार, ये जो है 45 से थोड़ा सा कम होगा, 45 डिग्री से कम होगा। और अगर ये दूरी कम होती है, ज़्यादा होती, तो 45 डिग्री से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता। तो ऑप्शन को देखकर फिलहाल इसका बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपके सामने। अगला एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि सुधाकर सुधा के पति हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर लिखते हैं सुधाकर किसके पति हैं, ये सुधा के पति हैं। आगे लिखा है सुमेधा, सुधाकर सुमेधा के नाना हैं, यानी इसकी कोई बेटी होगी और उसका जो बेटा है उसका नाम है सुमेधा। ठीक है। सुधा सोमेश की दादी है, सुधा सोमेश की दादी है, इसका कोई पुत्र होगा और सुधा जो है वो किसकी दादी है, सोमेश की। ये सोमेश हो गया। ठीक है। राकेश और रितिका सुमेधा के माता पिता हैं, तो ये तो बेटा हो गई रितिका, इसके पति का नाम क्या हो गया, राकेश। जबकि सोमेश रोमेश और रोमा का बेटा है, तो ये तो हो गया बेटा रोमेश, इसकी पत्नी का नाम हो गया रोमा। ठीक है। रोमेश और रितिका के बीच में संबंध क्या है, रोमेश और रितिका के बीच संबंध क्या है, भाई बहन है ये। सही आंसर आएगा डी ऑप्शन। आपस में रिश्ता किसका है इनका, भाई बहन का जो है इनके में रिश्ता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल क्या पूछ रहा था। यहाँ से देखा जा रहा है तो ये +4 है, ये +2 है, ये +4 है, ये +2 है, ये +4 है, ये +2 है, ये +4 है, +2 है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो व्यंजन है उसमें तो +4 कर रहा है, और जो स्वर है उसमें +2 कर रहा है। स्वर कौन कौन से होते हैं, A E I O U, स्वर व्यंजन से होगा ये। इसी क्रम में आंसर निकालना है आपको। यहाँ से +2 के, +4 R, +4 W, ऑप्शन देखें तो ये आंसर आ चुका है सी। ठीक है। +2 के, +4 के, +4, +4 की बात करें तो R आएगा, +2 स्वर में, स्वर में +2 के, स्वर में +2 सी, ऑप्शन आएगा सी। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है क्या शहर में सभी अनाधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, जो अतिक्रमण हो रखा है उन सबको क्या ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। फर्स्ट में कह रहा है कि नहीं, ऐसे घरों में रहने वाले जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना है भाई, ये अतिक्रमण कर रखा है तो उसको ध्वस्त करना ही चाहिए। सेकंड, हाँ,
इससे आम जनता को स्पष्ट संदेश मिलेगा और वे अनाधिकृत इमारतों का निर्माण करने से बचेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे लिखा है कि प्रश्न में फर्स्ट और सेकंड दो कथन दिए गए हैं। कथन को स्वतंत्र कारणों में एक उभयनिष्ठ कारण के प्रभाव हो सकते हैं। यह कथन एक दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। ओके, कारण प्रभाव वाला एग्जाम्पल है ये, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है कि पिछले 3 वर्षों से राज्य एम में राज्य की कृषि उपज की तीव्र और वास्तविक गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, सेकंड में लिखा है कि पिछले 5 वर्षों में राज्य एम में कुल औसत वर्षा 6% की वृद्धि हुई है, जिसके किसानों को राहत मिली है। दोनों बातें जो जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग कारण होने के कारण से फर्स्ट कारण है और सेकंड संभावित प्रभाव है, ये गलत है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट सेकंड दोनों स्वतंत्र कारण है। स्वतंत्र कारण नहीं, कारण तो हैं, कारणों के प्रभाव हैं ये। ठीक है, कारण सेकंड कारण है, फर्स्ट उसका संभावित प्रभाव है, ये गलत है। फर्स्ट और सेकंड दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। हाँ, दोनों ही फर्स्ट और सेकंड जो है वो स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ही आपके सामने है। इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं, कितने हैं। स्क्वायर काउंट करने के लिए मैं यहाँ से इसके टुकड़े कर लेता हूँ, इस जगह से यहाँ से इसके मैं टुकड़े कर लेता हूँ, यहाँ से टुकड़े करता हूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, पीछे से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 20 का सेट होता है बच्चों। यहाँ से आएगा 12, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से आएगा 2, सभी का टोटल किया जाए तो 40 तो जो है वो इसमें होने वाले हैं। और ये 14 का सेट होता है। 40 + 14 = 54, तो एक ही बार में आ रहे हैं। 54 के बाद कौन कौन से रह गए। 54 के बाद देखो ये कहीं से नहीं लिया, एक ये वाला कहीं से नहीं लिया, दो तो ये हो गए। 2 के बाद मेरी बात सुनो, एक ये वाला कहीं से नहीं लिया हमने, 3, और एक ये वाला कहीं से नहीं लिया हमने, 4। ठीक है, तो 4 जो हैं और बढ़ेंगे, इसलिए 58 जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस पूरी आकृति में जो वर्गों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 58 आएगी। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर कह रहा है एक टैक्सी कार में 6 सीटें होती हैं, 3 आगे की पंक्ति और 3 पीछे की पंक्ति में। ठीक है, 3 तो आगे की पंक्ति में है टैक्सी में सीटें, और 3 बेटा पीछे की पंक्ति में है। ठीक है, जो लोग पहले कार में सवार होते हैं वे पीछे की सीट पर जाते हैं। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दाएं से बाएं बैठते हैं। पहला व्यक्ति यहाँ, एक काम करते हैं नंबर डाल ही देते हैं आपके सामने, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चे ये बैठेंगे, दाएं से बाएं बैठते हैं, सीटों पर बैठते हैं। वाई कार में सवार होने वाला पहला व्यक्ति था, तो फर्स्ट नंबर पे आ गया वाई। और यू अंतिम व्यक्ति था, 6 नंबर पे आ गया यू। जेड कार में चढ़ने के लिए अंतिम से दूसरे स्थान पर था, जेड अंतिम से दूसरे स्थान पर था, सेकंड लास्ट पे था। और आगे लिखा है वी के सामने बैठा था, जेड किसके सामने बैठा था, वी के सामने बैठा था। आगे लिखा है डब्लू वी के बाईं ओर बैठा था, डब्लू वी के बाईं ओर बैठा था। तो एक्स का बोर्डिंग जो है वो ऑर्डर कौन सा था, 4th नंबर का बोर्डिंग ऑर्डर था इसका। तो करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से होगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लीजिए। तो फिलहाल आंसर जो आएगा इसका 4th आएगा। ये लॉजिकल वेन डायग्राम से एग्जाम्पल पूछा गया था, इसको सॉल्व करते हैं। 98 छात्रों की एक कक्षा में सभी तीनों खेल में से कम एक खेल खेलते हैं, स्कूनर, शतरंज और टेनिस। ठीक है, तो गोले बनेंगे बच्चों 3। एक बनेगा स्नूकर, एक तो बनेगा स्नूकर का, एक बनेगा शतरंज और एक बनेगा टेनिस। 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं और 49 जो हैं वो टेनिस खेलते हैं।
सही है। 49 टेनिस खेलते हैं, 43 जो है वो शतरंज खेलते हैं। कोई भी और केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है, मतलब इन दो का टोटल जो है वो 29 के बराबर है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, मतलब बीच में कॉमन आएगा 5। केवल स्नूकर और केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए। स्नूकर शतरंज की संख्या बराबर होनी चाहिए, इस बात का भी जो है हम ध्यान रखेंगे, बराबर होनी चाहिए। 11 छात्र केवल स्नूकर टेनिस खेलते हैं। स्नूकर टेनिस खेलते हैं 11 छात्र, केवल लिखा है। 6 छात्र केवल, केवल आएगा यहाँ। 6 छात्र केवल स्नूकर और शतरंज खेलते हैं, तो यहाँ आएगा 6 छात्र। अब देखो इन तीनों का टोटल 29 के बराबर आना चाहिए था, ऐसे लिख रहा था, 29 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 और 6 17 हो गए, 17 29 में से 17 घटाओगे तो 12, तो 12 जो है वो यहाँ पर आने चाहिए, जब ही इनका जो टोटल है वो किसके बराबर आ रहा है सर, 29 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 12 आएगा यहाँ पे। आगे लिखा है कितने छात्र केवल टेनिस खेलते हैं, ये पूछ रहा है। तो टेनिस का जो टोटल है वो 49 है, तो 49 में से इनका टोटल अगर देखें 11 और 11 22 23 23 और 5 28 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21। तो केवल टेनिस खेलने वालों की जो संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 21। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा, देख लो एक बार। अब बढ़ते हैं आगे, आपके सामने ये सीरीज है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये सीरीज चल रही है +2 +2 +2 +2, तो y आएगा फाइनल है। यहाँ से बच्चों -1 -1 -1 -1 b आएगा। नंबर सीरीज को हमें सॉल्व करना है, नंबर सीरीज का क्या क्रम है। नंबर सीरीज में देखो आपको देखना है बच्चों, 1 से 2 कैसे आएगा, 2 से 6 कैसे आएगा, 6 से 21 कैसे आएगा, और इसी क्रम में आंसर कैसे आ सकता है ये पता करना है। तो 1 का अगर 1 से गुणा करें और 1 ही जोड़ें तो फाइनल है कितना आएगा 2। 2 का 2 से गुणा करें और 2 ही जोड़ें, फाइनल है कितना आएगा 6 आएगा। 3 से गुणा करें और 3 ही जोड़ें तो 21 आएगा। क्रम के अनुसार 4 से गुणा करें, 4 जोड़ें तो 88 आएगा, y88b। तो यहाँ y88b जो है इसका करेक्ट आंसर होना है। ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा। 9 नंबर का एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं बच्चों 10 नंबर की बात करते हैं। इस आकृति में आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है किधर है। ये राइट में है तो लेफ्ट में आना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट में आना चाहिए। इसके बाद में ये राइट में है तो ये लेफ्ट में आना चाहिए, इसमें राइट में ही रहा है, तो फिलहाल ए ऑप्शन जो है इसका सही मिरर इमेज बनने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे कह रहा है कुछ फल तार हैं, कुछ फल क्या हैं, तार हैं। कुछ फल तार हैं, कुछ तारें नदियां हैं। ये बेटा नदियां, ठीक है, सभी नदियां बकरियां हैं। ये हैं बकरियां। पहला, कोई भी बकरी फल नहीं है। बकरी फल नहीं है, मना है क्या, नहीं। जब मना नहीं है तो निश्चित नहीं होता है, तो फिर पहला जो है क्लियर नहीं होने के कारण जो है वो गलत है। कुछ बकरियां तारें हैं, बकरियां तारें हैं, हाँ हैं। कोई भी बकरी तार नहीं है, कोई भी बकरी तार नहीं है, ये बात गलत है। तो यहाँ पर केवल सेकंड जो निष्कर्ष है वो सही है, तो सेकंड आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये होगा। तो बच्चों ये पेपर अपना जो 30 नंबर का जो पेपर था वो हमने रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। मैथ्स वाले सर पोर्शन के लिए मनीष गुप्ता सर आपके सामने आएंगे, वो मैथ्स वाला पोर्शन आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, आप मैथ्स का मजा लीजिएगा। थैंक यू। बढ़ते आज की सेशन की तरफ। आज की क्लास में टेस्ट नंबर 13 के मैथ्स के सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिएगा, समझिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले। इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, मीडियन निकालना है। और मीडियन के लिए आपको पता है कि पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लिख दो, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद बीच वाले जो वैल्यू होता है वही मेरा क्या हो जाता है, मीडियन हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा परसेंटेज का भी नॉलेज रखो। 1/2 50% के बराबर होता है, बोलोगे हाँ। 2/7 की बात करें तो याद करो, परसेंटेज में पढ़ाया था, 1/7 क्या होता है, 14.14। तो 2 गुना कर दोगे तो 28 दशमलव क्या होगा, 28।
अगर मैं 3/4 की बात करूं तो 3/4 किसके बराबर होता है? 75%। 1/3 की बात करें तो 1/3 किसके बराबर होता है? 33.33%। और 5/8 की बात करें तो ये 12.5% के बराबर होता है। नहीं, 1/8 क्या होता है? 12.5, 12.5 का 5 गुना 62.5। अब मुझे बताओ सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है? 2/7। तो सर 2/7 ये पहले पे। दूसरे पे कौन जाएगा सर? 1/3। ठीक है, 1/3 के बाद क्या जाएगा? 50%, जो कि 1/2। 1/2 के बाद क्या जाएगा सर? 5/8। ठीक है सर, 5/8। और 5/8 के बाद क्या जाएगा सर? 3/4। यही तो इसका बढ़ता हुआ क्रम होगा, असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें जो बीच वाला मान है, बीच वाला मान क्या है सर? 1/2। यही इसका क्या हो जाएगा? मीडियन। यही तो हमने पढ़ा था। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 13। आसान सा है, बस समझो। एक्स वाई से घबराना नहीं है। एक्स रुपए पे वर्षों के लिए R% की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज। एक्स रुपए मूलधन पे एम समय के लिए R% की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज, यही तो होता है PRT/100, बराबर है साधारण ब्याज y रुपए पर n वर्षों के लिए S% से मिलने वाले ब्याज के क्या है? बराबर है। मतलब इनका साधारण ब्याज और इनका साधारण ब्याज आपस में बराबर है, बराबर कर लिया। बताओ 100 से 100 कट गया, मुझसे कह रहा है x/y का मान निकालो। सर यहाँ y भाग में आ जाएगा, इधर क्या बचेगा? NS, और इधर क्या आ जाएगा नीचे? MR। तो x/y का वैल्यू क्या हो जाएगा? NS/MR, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है? बी में है। इतना आसान सा था। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, बताया गया है 2008, 2009, 2010। ये 8 का है, ये 9 का है, 10 का है। इसमें बताएगा कितने स्टूडेंट फेल हुए, कितने फर्स्ट डिवीजन, कितने सेकेंड डिवीजन, कितने थर्ड डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन का डेटा है, सेकेंड डिवीजन का डेटा ईयर बाय ईयर, थर्ड डिवीजन का डेटा और फेल का डेटा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में तो हमसे ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है कि वर्ष 2010 में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। कौन से वर्ष में सर? 2010 में। द्वितीय श्रेणी मतलब सेकेंड डिवीजन। बताओ सेकेंड डिवीजन से 2010 में कितने पास हैं? तो सर 60 पास है। टोटल कितने में से? तो सर ये तो पास है सेकेंड डिवीजन से, और टोटल कितने में से? तो 40 और 60, 100, 70, 170 और 30, कितना? 200, 200 में से। इसी का तो परसेंटेज वैल्यू पूछा है, 60/200 गुना कितना? 100। सर ये 20 कटेगा, 2 से यह वैल्यू 30 बार में, तो 30% वर्ष 2010 में सेकेंड डिवीजन से क्या है? पास है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस का भी शॉर्ट ट्रिक समझा रखा। क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है। यही वाला केस तो है, हाँ या ना? बताओ। और ये वाला ही आपसे एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे। इसका एरिया निकालने का शॉर्टकट क्या समझाया है कि सर इसका एरिया निकालने के लिए त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, उसमें से सेक्टर का एरिया घटा दो। किसका एरिया घटा दो? सेक्टर का एरिया। बोलो हाँ या ना? सेक्टर का एरिया इस त्रिभुज वाले केस में फिक्स है, πr²/2, हाँ या ना? अब ये एरिया किसका निकालना है? त्रिभुज का। तो जैसा त्रिभुज होगा वैसा एरिया उसका एरिया निकल जाएगा। मुझे बताओ कि त्रिज्या कितनी है? 7। तो सर ये भी 7, 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 ये भी 7। तो ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी? 14। ये पूरी भुजा क्या हो जाएगी सर? 14। और ये पूरी भुजा भी क्या हो जाएगी? 14। त्रिभुज कैसा है? तो तीनों भुजाएं बराबर है उसकी। मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो आप कहोगे समबाहु होगा। समबाहु का क्या होता है? √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। और माइनस सेक्टर के लिए एरिया हमेशा क्या होगा? πr²/2। क्यों? ये त्रिभुज कैसा भी हो, मैंने कहा इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलर हो, कैसा भी हो, πr²/2 होगा। ये अगर रेक्टेंगल भी होता तो πr²2 ही होता, /2 ही इसका सेक्टर का एरिया होता। अब बताओ, एक एक करके फॉर्मूले में बैठा दो। √3/4, भुजा कितना है? 14, तो 14 गुना 14, माइनस पाई का मान 22/7, ठीक है। आर का मान सर 7 गुना 7, और बटा क्या? तो बताओ, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से 11 बार कट जाएगा, ठीक है।
2 से 2 बार, 2 से 7 बार, 2 से फिर ये कितनी बार, 7 बार। तो ऊपर तो आएगा 7 में 7 का गुना 49√3, और माइनस क्या होगा 11 में 7 का गुना 77। यही इसका क्या हो जाएगा, एरिया। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर है। हो सकता था कि √3 का मान पुट करके डेसिमल में वैल्यू देता, तो √3 का मान कहा था, याद रखो 1.732, तब पुट करके आंसर आप बता देते। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात ये है और इनका योग ये है। मुझे बताओ 2, 3, 5, तो इनका टोटल कितना हो गया, 10। इस 10 का वैल्यू ही 80 है, तो कितना गुना, 8 गुना। तो हर एक संख्या क्या होगी, पहली 8 दूनी 16, दूसरी 8 तिरी 24, और तीसरी 8 पंचे 40। इनका ही गुना तो पूछा है, बोलो इनका ही तो गुना पूछा है, गुना करो। ये 16 हो गया, 24 का 4 गुना 96, ये 0, 16 गुना 960 कर दो तो 0 तो आएगा ही। 16 नमा सर 144 और 1 0, और 16 छक 96, इसमें जोड़ देना है 6, 3, 5, 1, तो 15, 36 पे 1 0 इनका गुणनफल। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था रेशियो का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो ये पास फेल वाले परसेंटेज क्वेश्चन है। क्या कि राजीव एक परीक्षा में 20% अंक लाया और 25 अंक से फेल हो गया, मतलब 25 और ले आता तो पास हो जाता। ठीक है, पास पास वाला केस पढ़ाया था, दोनों जगह पास पास। फिर क्या कह रहा है, यदि वह 50% अंक लाया, लो सर 50% अंक लाया, और क्या कह रहा है, उसे उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक मिले। 20 अंक अधिक मिले मतलब पास होने के लिए 20 अंक कम कर दोगे, तो ये पास पास हो गया, और पास पास हो गया तो बराबर कर दोगे। अब परसेंटेज वालों को एक तरफ बताओ, प्लस का 20 है, इधर माइनस का 20, तो 50 में से 20 घटाओगे 30%। ये माइनस का 20 है, प्लस का 20, तो 25 और 20 कितना, 45। समझ गए या पूरा ही करना पड़ेगा, देखो 50% माइनस 20%, और इधर 25 था, प्लस का 20 इधर आ गया। तो आपने कहा सर ये तो 45 और ये कितना, 30%। मुझे कुछ नहीं करना, 1% का वैल्यू निकालना है, जो कि कितना होगा, 45/30। इसको और सरल कर दो, तो 15 या 45, 15 दूना 30। 1% का वैल्यू कितना है सर, 3/2 है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण अंक क्या है, और वो भी किस में, परसेंटेज में बताना है, नहीं संख्या में बताना। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, कितने अंक चाहिए, नंबर में बताना है। मुझे एक बात बताओ, पास होने के लिए ये भी सफिशियंट है, पास होने के लिए ये भी सफिशियंट, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर होगा, कोई भी एक ले लो। मैंने कहा 20%। मुझे बताओ 1% का मान कितना है सर, 3/2 है, 3/2, और प्लस कितना सर 25। 2 से कितनी बार सर, 10 बार, 10 गुना 3 30, प्लस 25 कहने का मतलब 55। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सर 55 नंबर चाहिए। मैं चाहता तो यहां से वैल्यू निकालता तब भी 55 आता। देखो 50% है, 1% का मान 3/2, 2 से कितनी बार कटता 25, 25 दिया 75, और 75 में से 20 घटाते तब भी कितना आता, 55। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 55। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। आसान सा क्वेश्चन है, परम्यूटेशन का है। कह रहा पैराग्लाइडिंग के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर, स्वर मतलब वॉवेल, कौन क्या क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ये एक साथ आए, लेकिन किसमें, इस वाले में। तो देखो पैराग्लाइडिंग में देखा जाए, जरा ध्यान देना, तो टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, सभी स्वर को एक साथ रखना। तो स्वर कौन कौन है, ए आई आई, यही तो स्वर है, मतलब ए आई आई को एक साथ रखना। जिनको एक साथ रखना हो तो उनको बॉक्स में बंद करते हैं, ये पढ़ाया था क्लास में। अब बाकी को अरेंज कर देंगे। बाकी कितने बच गए, 4 गए तो 7 बच गए, ये कितने बच गए, 7। तो मुझे क्या करना है, ये 7 और ये सारे बॉक्स को एक यूनिट ही काउंट करना है। तो 7 और 1 कितने, 8 फैक्टोरियल ये। अब इसके बाद की कहानी, ये 7 तरीके से ये अरेंज होंगे और एक ये, तो 7 और 1 कितने, 8 फैक्टोरियल। अब इसके बाद ए कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग। आई कितनी बार रिपीट है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग। उसके बाद ये चारों भी आपस में अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल का गुना। यही तो करना था। अब इसको सरल कर लो, बताओ ये कितना होगा, 40,320। यह कितना होगा, 4 फैक्टोरियल 24, और ये 2 गुना 2। बताओ 4 से कितनी बार, 6 बार, 4 से कितनी बार, 6 बार। अब इनको गुना कर दो
अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना, एक सिंपल सा मिस्टेक हमने कर दिया, यहां पे ध्यान दो, समझना इसको। ये 8 फैक्टोरियल तो हो गया, ठीक है सर। ए और आई दो बार रिपीट हुआ तो 2 फैक्टोरियल का क्या लग गया भाग। ये आपस में भी अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल का गुना, ये चारों आपस में अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल का गुना। लेकिन इन सातों में चेक करो, देखो जी 2 बार आ रहा है, हाँ या ना। जी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का और भाग हो जाएगा। जो वैल्यू जितनी बार रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल का भाग हो जाएगा। अब सरल कर लो, हो जाएगा 40 320 गुना कितना 24, ये 2 गुना 2 गुना 2, ये 8 3 कितना 24। अब गुना कर दो, 0 3 दूनी 6 3 3 9, 0 और 120, 120 960 क्या होगा इसका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। इसका भी ध्यान देना कि जी भी डबल बार रिपीट था, तो जी के लिए 2 फैक्टोरियल का भाग, क्योंकि जी 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल का भाग, ए 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल का भाग, आई 2 बार था 2 फैक्टोरियल का भाग, और ये चारों आपस में अरेंज होते तो 4 फैक्टोरियल, 7 यूनिट ये 1 यूनिट ये, तो 8 फैक्टोरियल का गुना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली क्वेश्चन में। अब देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ के देखोगे घटनाएं कैसी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। क्या कह रहा, बैग ए में 2 सफेद है, एक बैग ए है, इसमें व्हाइट गेंद की बात करें 2 है और ब्लैक की बात करें तो 4 है, और एक बैग क्या है, ये बैग नंबर ए है, और ये बैग कौन सा है सर, बी है। और बैग बी में व्हाइट की बात करें तो 5 है और ब्लैक की बात करें तो 3 है। प्रत्येक बैग से एक गेंद निकालना है, मतलब यहां से भी एक गेंद और यहां से भी एक गेंद। इस एक गेंद को निकालने से और इस एक गेंद को आपस में कोई संबंध है क्या, ये भैया गेंद इसमें से निकलेगा, ये इसमें से निकलेगा, घटना इंडिपेंडेंट है, हाँ या ना, इंडिपेंडेंट है। फिर क्या कह रहा है, दोनों के काले होने की क्या संभावना है, दोनों के काले होने की संभावना, ठीक है, ब्लैक होना है, मतलब यहां भी ए वाले का ब्लैक और बी वाले का ब्लैक, यही तो करना है, इंटरसेक्शन भी। अच्छा, अगर घटना इंडिपेंडेंट है तो क्या करते हैं, इनका गुना कर देते हैं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसका है, तो इसके ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसका है, इसके ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताओ, एक ही बॉल निकालना है तो ब्लैक कितने हैं, 4 ए वाले में, तो 4 में से एक निकालोगे 4C1 4, नीचे NS आता है, 4 और 2 6 से 6C1 कितना 6। यहां देखो ब्लैक निकालने हैं तो ब्लैक कितने हैं, 3 3C1 तो 3, और टोटल कितना 5 3 8 8C1 तो 8, काटा पीटी कर दो, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, क्या आंसर होगा 1/4। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट घटनाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए और बी एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश करता है, ठीक है, 7:5 के अनुपात में धन निवेश करता है, कुल लाभ का 15% दान दिया जाता है और लाभ में ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना होगा ये बताना है। मुझे एक चीज समझाओ, मैंने कहा कि भैया P बराबर क्या होता है, A इंटू टी होता है, बोलो हाँ या ना। जहां टाइम फिक्स होता है वहां जो प्रॉबिलिटी जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी टाइम क्या है, फिक्स है, 1 साल की ही बात कर रहा, कोई टाइमिंग की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ टाइमिंग क्या है, फिक्स है, समय क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो मुझे ये पता चल गया कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही मेरा अमाउंट का रेशियो होगा। तो कह रहा ए और बी एक व्यवसाय में इतने अनुपात में निवेश किया, तो अमाउंट का रेशियो ये, तो प्रॉफिट का रेशियो भी यही, ठीक है, ये बात है। टोटल प्रॉफिट कितने का है सर, 12 का है। अब थोड़ा कैलकुलेशन को बस आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को क्या आसान बनाने के लिए काम करते हैं, इसको 700 ले लेते हैं, इसको 500 ले लेते हैं, और टोटल कितना हो गया 1200, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। बाकी 7 5 और टोटल प्रॉफिट कितने 12 का, इससे भी काम कर सकते थे। 15% कुल लाभ का क्या कर दिया, दान, तो कुल लाभ मेरे पास कितना है 1200, 1200 में से 15% कम कर देना है, हाँ या ना, क्योंकि वो दान दे दिया। तो बताओ 1200 का 10% कितना होगा 120, और 120 का भी आधा कर दो 60, नहीं तो 5% निकल जाएगा। तो आपने कहा 120 और 60 180, 180 यहां से कम करना है, ठीक है, 180 कम कर दोगे तो अब लाभ कितना बच जाएगा 1020 का। 15% यहां कम किया है तो हर एक वैल्यू में 15% कम करोगे, बी के हिस्से और ए के हिस्से दोनों में 15% कम करोगे। बताओ इसका 15% कितना होगा 75, कम कर दो तो कितना बचेगा 425। इसका 15% देखो तो कितना होगा 105, 105 कम कर दो, 100 कम करते 600, और 5 और कम कर दो 595। मतलब 15% दान देने के बाद ए के प्रॉफिट का शेयर
कितना है 595, बी का 425 और टोटल कितना है 1020। अब दान करने के बाद ए के प्रॉफिट का है रेशियो, सॉरी टोटल रुपए में कितना वैल्यू है, तो 5950। साफ साफ दिख रहा है कितना गुना है सर, 10 गुना है। रेशियो का मान निकल गया 10। हमसे पूछा कुल लाभ कितना है, तो सर कुल लाभ तो 1200 का था और रेशियो का मान कितना 10, तो आपने कहा सर आंसर कितना 12000। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां से 10% कम किए तो हर एक वैल्यू से 10% कम करना पड़ेगा, ये रेशियो कहता है। यहां 20% बढ़ाए तो हर एक वैल्यू में 20% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, दान दिया मतलब धन कम हुआ, इसलिए सब में कम किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 12000। ये आपका कंप्लीट हुआ टेस्ट नंबर 13 के मैथ्स के सॉल्यूशन। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।